गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। CHSL का भी एग्ज़ाम पूरा उम्मीद है कि अब टाइम पर ही होगा, जैसा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। और मेंस का भी उम्मीद है कि जो टीयर 2 2019 वाला है वो भी अपने टाइम पर होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मैं रूल्स वाला जो मैं एक चल रहा हूँ, एक एक लेक्चर आगे बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरे जो इम्पॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स हैं वो मैं पूरा आपको कवर कर दूंगा, चाहे वो 10+2 का पेपर हो, चाहे वो मेंस का। मैं उसके पहले मतलब कि 10+2 के पहले मैं पूरा एक कवर कर दूंगा। तो मोटा मोटा आप एक जो बड़े इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो बारीकियां हैं वो आप पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो जरूरी ये है कि आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो इसलिए मैं इसको कोशिश करके पूरा कवर कर रहा हूं जल्द से जल्द, ताकि आपको टाइम भी मिल जाए, रिवाइज कर लें अच्छे से, बैठा लें दिमाग में, तो वो बहुत काम आएगा आपका एग्जाम में। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू कर रहा हूँ आज का लेक्चर। कुछ रूल्स आज के देखते हैं क्या हैं। तो 26 नंबर लिखा हुआ, नंबरिंग तो इधर उधर हो सकता है, मैं भी मैंने पहले एक दो में लेक्चर में नंबर नहीं बताया, पर ऐसे लगभग में है कि ये 26 नंबर है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, वुड सूनर। तो ये जो हैं आपके हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, इनके बाद क्या होता है कि इनको आप ऐसे याद कर लेंगे कि इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है इनके बाद? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट जुड़ता है। और इससे भाव क्या निकलता है? इन स्ट्रक्चर से भाव ये निकलता है, जैसे हैड बेटर, हैड बेटर से आता है प्रेफरेंस दिया जाना, सलाह दिया जाना या प्रेफरेंस दिया जाना। जैसे हैड बेटर का एक एग्जाम्पल समझें पहले। मैं एक दूसरा लिख दे रहा हूं। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड। क्या निकल के आ रहा है कि चाहे ये मतलब अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप समझेंगे कि मैं सलाह दे रहा हूं, प्रेफरेंस, कि अच्छा होगा, ऐसे पढ़ेंगे, अच्छा होगा कि आप कड़ी मेहनत कर लें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप कड़ी मेहनत कर लें। हैड रादर, इससे प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब भाव थोड़े बहुत स्लाइट चेंज होता है भाव में, जैसे इससे थोड़ा सलाह आ जाता है। हैड रादर से सलाह भी समझ सकते हैं या प्रेफरेंस देना। वुड रादर, वुड सूनर, इनसे भी प्रेफरेंस दिया जाता है, किसी चीज को वरीयता देना। चीज लगभग एक ही है, भाव में कोई खास फर्क नहीं है, कैसे भी पढ़ेंगे बन जाएगा भाव, लगभग भाव बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या है कि आप ये चीज समझें कि इनमें चाहे वो हैड बेटर हो, चाहे वो हैड रादर हो, चाहे वो वुड रादर हो, चाहे वो वुड सूनर हो, इन सब के बाद हैड के बाद क्या? हैड रादर वाला। चाहे ये हैड रादर हो गया, हैड बेटर हो गया, चाहे वुड रादर ले लो, वुड सूनर ले लो, ये सब एक ही स्ट्रक्चर में चलते हैं कि इनके बाद हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, इनके बाद डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां लिखा मैंने स्टडी। गलती क्या करते हैं लोग, यहां पर लिखा जाएगा जैसे टू स्टडी, ये सब गलत है। यू हैड बेटर टू स्टडी हार्ड, ये गलत है, आप इनको ध्यान में रखना। ये चार स्ट्रक्चर हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं एग्जांपल। देखो लिखा है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हैड बेटर के बाद यहां पर क्या पड़ गया? टू, ये गलत है। अब इसका करेक्ट कैसे होगा? ही हैड बेटर गो नाउ। अब देखो यू वुड सूनर, ये वुड सूनर से बनाया है,
वुड सूनर और क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड सूनर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कि यू वुड सूनर नो दिस, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, हो जाएगा, कुछ ऐसा निकल जाएगा। आई वुड रादर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करता हूं, मतलब मैं चाय को प्रेफरेंस देता हूं। तो वुड रादर है, मेन चीज क्या है, टेक टी। यहां पर अगर टू टेक टी होता तो आपका क्या हो जाता, गलत, ये नहीं होगा। आई वुड रादर टेक टी, समझ गए होंगे आप, सब एक ही चीज है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस चीज को, बहुत टाइम ना वेस्ट करके। थोड़ा सा जनरल मिस्टेक्स क्या लोग करते हैं इसमें मिस्टेक्स अक्सर, आई वुड रादर, अच्छा जो ये लिखा रहता है आई डी रादर, इससे दो मतलब निकलता है, चाहे तो आप वुड पढ़ लें, चाहे तो आप हैड पढ़ लें, दोनों भाव इससे वुड और हैड दोनों का भाव निकलता है, डिपेंडिंग ऑन योर सेंटेंस। जैसा सेंटेंस रहे उसको आप वैसा पढ़ लेंगे। जैसे जो आपका इट्स रहता है, ये भी आप देखे होंगे, इट इज भी पढ़ते हैं इसको, जैसा सेंटेंस रहे, कभी कभी इट इज, कभी कभी इट हैज पढ़ लेते हैं। तो वो उसी हिसाब से आई वुड रादर या आई हैड रादर। तो यहां पर गलती क्या है, मेन इशू देखेंगे आप, ये जो लिखा टू वॉक, अब आप देखो, चाहे हैड रादर पढ़ लो उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे इसको आप वुड रादर पढ़ोगे उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसलिए ये गलत है। आई वुड रादर, यहां देखो वर्ब का आईएनजी डाल दिया, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। हमको क्या डालना है, इनके बाद सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू के डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी भी नहीं लगाना है। बात क्लियर हो गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप थोड़ा सा और एग्जांपल देख लो, वुड रादर के यूजफुल रूल्स, कुछ अच्छे अच्छे रूल्स और हैं वुड रादर के जो आपको जान लेना चाहिए, सही रहेगा। कुछ लोग नहीं देखे होंगे अभी तक इस तरह के रूल्स, देख लो आप, अच्छा रहता, कभी कभी आ जाता है। देखो लिखा है जब सेम सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई वुड रादर मैंने लिखा, चाहे आई हैड रादर पढ़ लो, आई वुड रादर और ये वर्ब क्या, स्टे, इसका भी सब्जेक्ट कौन है, यही है। तो जब सेम सब्जेक्ट रहेगा तो क्या पढ़ेगा, बेस फॉर्म, मतलब जो अभी मैंने बताया वुड रादर और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा इधर आप देखो, डिफरेंट सब्जेक्ट, अब ध्यान देना, अब लिखा आई वुड रादर, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे आई वुड रादर लिखने के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया, एंटर कर दिया यो, आई वुड रादर के बाद एक दूसरा वाक्य लिख रहा है, या यूं कहें कि यहां सब्जेक्ट बदल गया, आई वुड रादर और उसके बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट एंटर कर दिया। अब अगर डिफरेंट सब्जेक्ट यहां आ गया, मतलब एक दूसरा यहां से लिख रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसके बाद आप ध्यान रखना, बहुत बहुत अच्छा ये वो रहता है, रेयर क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आने पे बहुत लोग गलत कर बैठेंगे। ध्यान देना, आई वुड रादर के बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट आया, जैसे यहां सब्जेक्ट आई था, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, जब दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो यहां पास्ट इंडेफिनिट पड़ेगा, देखो लिखा है पास्ट सिंपल क्लॉज पड़ेगा, आई वुड रादर यू स्टेड एट होम टुनाइट, क्या भाव निकलेगा, मैं तो यही कहूंगा कि आज रात को आप रुक जाते। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली नहीं है, मतलब भाव इसका भाव हाइपोथेटिकल नुमा प्रेजेंट में आएगा। जैसे मैं आई वुड रादर, मैं प्रीफर करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आज रात को रुक जाते, मैं ये चाहूंगा कि आज रात को आप रुक जाते, मैं ये प्रीफर करूंगा कि आज रात को आप यहीं रुक जाएं, ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन यहां टेंस पास्ट में पड़ेगा। अब आओ आप, आई वुड रादर, अब जैसे गो लगा रहे थे वैसे क्या लगा देंगे, नॉट गो आउट टुनाइट, मैं आज रात को प्रीफर करूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज रात को नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं प्रीफर करूंगा। अब देखो यहां पर आई वुड रादर, अब उसके बाद यहां दूसरा सब्जेक्ट आ गया यू, अब पास्ट में लिखना है तो आप क्या डालेंगे, डिड नॉट गो, क्लियर है। अच्छा एक और देख लें, यहां आई वुड रादर,
अब आप देखेंगे लिखा दे, अब दे के बाद क्या पड़ेगा, डिड नॉट टेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई वुड रादर लिखा है, अब कभी कभी क्या होता है, आप यहां नॉट लगा देते हैं, आप सोचते हैं ये वाला स्ट्रक्चर है, नहीं, ये जब स्ट्रक्चर रहेगा तो नॉट होगा। यहां देखोगे आप कोई और सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो नॉट के बाद क्या पड़ा, गो। लेकिन यहां देखेंगे आई वुड रादर और नॉट लिखा आपने, लेकिन सब्जेक्ट क्या आ गया, दे, तो ये निगेटिव नहीं हुआ, ये गलत हो गया आपका। इसका निगेटिव बनाना है तो आई वुड रादर लिखेंगे और दे के बाद ये पूरा क्लास जोड़ेंगे निगेटिव में, यहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा। क्लियर बात, ध्यान देना कि जब आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है तो आप निगेटिव करेंगे, तो आप ये क्लॉज निगेटिव करिए, दे डिड नॉट, यहां नॉट नहीं लगेगा बीच में, इस तरह से ध्यान देंगे। और अगर कोई वाक्य कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है तो आई वुड रादर और तुरंत नॉट गो, और अगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, आई वुड रादर स्टे, निगेटिव करना होगा तो नॉट स्टे, बस बन गया। लेकिन ध्यान कब देना है, जब सब्जेक्ट अलग रहेगा, तब पास्ट इंडेफिनिट, और निगेटिव होगा तो उसी पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव डाल देंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला रूल पे चलते हैं। अगला आप देख लें क्या है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ऐसे केसेज में, इन सच केसेज, कंजंक्शन देन इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आप समझ लें अंग्रेजी में क्या लिखा, मैं उसको यहां पे बढ़िया बता दे रहा हूं। ही हैड बेटर, आप समझ गए होंगे, हैड बेटर के बाद क्या लगेगा, रीड लिखा है। अच्छा, अब कभी कभी वाक्य आगे भी लिखा जाता है, जैसे समझो आप, कभी आपको हो सकता है केवल इतना वाक्य ही लिखे, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ही हैड बेटर रीड, उसको जरूरत है कि वो पढ़े। कभी कभी जिस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे पढ़ाई को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अब किसके ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं उसका भी जिक्र किया जाता है। जैसे उसको जरूरत है कि वो पढ़ाई को प्रेफरेंस दे, हो गया, वाक्य सही है। लेकिन कभी कभी आप ये भी तो बोल सकते हैं कि उसको जरूरत है कि वो पढ़ाई को प्रीफर करे देन, कभी कभी वो भी लिख दिया जाता है किसकी तुलना में, देन राइट। ध्यान क्या देना है, जैसे ये आपने डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसी तरह देन के बाद ये भी डायरेक्ट क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये लाइन वही कह रहा है, अगर ऐसे वर्ब के बाद, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद देन मिला है तो देन के बाद फिर तुरंत क्या लगाएंगे, ये गलत है, ये टू से नहीं जाएगा, क्या होगा, ही हैड बेटर रीड देन राइट। समझ गए होंगे आप कि अगर इधर V1 लगा है तो देन के बाद भी V1 लगाएंगे आप। आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं घर पर रुकना पसंद करूंगा, देन, अब ये देखो टू गो आउट, अगर रादर, आई वुड रादर के बाद क्या लगाया आपने, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देन के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, बिना टू के, या यहां पर आईएनजी भी नहीं डालेंगे, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल पे मैं चर्चा कर रहा हूं, ये भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा दूसरे पेज पे चल रहा हूं, मैं समझा देता हूं क्या बात है। अब जो है ठीक है, तो अब हम लोग समझ रहे थे, हम लोग को ये देखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर एंड डिस्कस द इशू, मैं वहां जाऊंगा और इस मुद्दे
पर डिस्कस करूंगा, जो आपका मुद्दा फंसा है इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप ये चीज देखते होंगे कि आई विल गो देयर, और एक्चुअली क्या है, मैं वहां जाऊंगा और मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप करते क्या है, पढ़े होंगे आप, कुछ आइडिया एक होगा कि ये विल यहां भी वही ले रहे हैं हम लोग, वही काम कर रहा है कि जब आपका स्ट्रक्चर, मतलब जब आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये विल, अगर यहां भी वही टेंस है, वही स्ट्रक्चर है यहां भी, और इसके लिए भी अगर यही ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है, तो दोनों में दो जगह ना लगाकर हम लोग एक ही ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो यहां भी और यहां भी दोनों में सेम हम पढ़ लेते हैं। ये रूल कहता है कि आपको दो लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर लगाएंगे, वहां आप रीड करेंगे कि मैं जाऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो इसको अगर आप बेसिक, जैसे क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा समझ कम रहता है लोगों को, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, अगर इसको कुछ को रिलेट करें आप, तो बड़ा आसान एग्जाम में होगा। एग्जाम में देखो क्वेश्चन करने से मतलब है। अब देखो होता क्या है, जैसे 42 प्लस कितना लिखा, 56, ऐसा लिखा रहता है, या 42x ऐसे मैं लिख देता हूं, ये आप लोग गणित में बहुत करते होंगे, 42x प्लस 56y लिखा है। तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 छक्के 42, 7 क्या बल्कि इसमें तो क्या 14 कॉमन है, 14 कॉमन है। मैं एक स्टेप बैक जा रहा हूं, तो आप देखेंगे बोलेंगे इसमें 14 कॉमन है, तो ये क्या बना 3x प्लस 4y। कोई मतलब वैसा कनेक्शन नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा चीज। जैसे आप ये करते हैं कि ये जब कॉमन है कि ये इसके लिए भी कॉमन है, तो उसको एक बार बाहर ले लेते हैं हम लोग। तो सेम तरीके से आपको रिलेट करेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, ध्यान देना, वही होना चाहिए एग्जैक्ट, इसके लिए भी वही हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए भी वही हेल्पिंग वर्ब, तो उसको कॉमन ले लो, समझो कि इसको आगे लिख लो, यहां भी दोनों में चल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे ले लेता हूं, ये देखते हैं एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, जैसे राम इज 16 years old। राम इज 16 years old, राम 16 साल का है। एंड श्याम, या यहां पर व्हाइल डाल देंगे आप वाक्य के अनुसार, व्हाइल राम इज 16 years old एंड व्हाइल श्याम 17। तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये सब्जेक्ट, ये भी क्या है सब्जेक्ट, सिंगुलर, ये भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। भले से दो वाक्य आपने लिखा है, लेकिन ध्यान देना, अगर इसमें इस श्याम में किसकी जरूरत थी, इज की, श्याम इज 17 बोलते आप। अगर ये इज पहले वाले वाक्य में एकदम सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, पहला वाला वाक्य, अगर ये इज और ये इज दोनों सेम है, दोनों में, दोनों सेंटेंसेज में एकदम सेम काइंड के सेंटेंस हैं, सेम तरह से चल रहा, ये सब्जेक्ट, ये एंड से या व्हाइल से जुड़ा है वाक्य, तो आपका अगर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर है, मतलब कि दोनों के बाद यहां पर अगर वही हेल्पिंग वर्ब लेना है, दोनों में ये भी हेल्पिंग वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेम लेना है, तो आप पहले वाले में लिख दो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल आपको एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 3 persons
3 पर्सन्स समझेंगे आप बढ़िया से, 3 पर्सन्स वर किल्ड, 3 persons were killed and 1 injured। अब समझने का आप कोशिश करेंगे, यहां पर आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर इसका हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या पड़ा हुआ है, वर पड़ा हुआ है, वर किल्ड, तो यहां पर इसका मतलब ये कॉमन लिया गया है, कहने का मतलब कि ये जो वाक्य है और ये जो वाक्य है, अगर इसमें नहीं दिया है तो इसका मतलब यही वाला वहां भी पढ़ा जा रहा है, यही वाला यहां भी है। तो अब आप लगाएंगे जब, तो आपका वाक्य गलत हो रहा है, क्योंकि वन के हिसाब से वर नहीं आता, क्या आता, वाज आता। तो अब आप देखिए, क्या वाज वर दोनों अलग अलग हो गए? अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको दोनों को लिखना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही होते, सपोज 3, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 3 पर्सन्स वर किल्ड एंड 5 इंजर्ड। अब आप देखेंगे कि 3 लोग मारे गए एंड 5 इंजर्ड, तो ये जो वाक्य 5 इंजर्ड लिखा तो एक्चुअली पैसिव में है, लेकिन कैसे लिखा है, 5 वर इंजर्ड। अच्छा, ये वर क्यों नहीं लिखा यहां, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेज में यहां भी प्लूरल यहां भी प्लूरल, तो यहां वर है तो हम लोग यहां ऑटोमेटिक वर पढ़ेंगे, तो ये वर है तो ये वर यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही है। अगर ये दोनों का, इसका इसका दोनों में सेम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत रहेगी, तो आप पहले एक बार लिख देंगे और वो दोनों के लिए वैलिड रहेगा, दोनों के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे आई एम 25 years old while my brother अब अगर मैं लिखूं 28 years old, तो अब आप देखेंगे आई एम 25 years old और ये स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन अब आप ये देखिए कि माई ब्रदर के लिए आप क्या डालते, वैसे इज डालते। अब आप देखो, आई के लिए क्या है, आई एम, और माई ब्रदर के लिए क्या है, इज। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? ये दोनों कॉमन नहीं ले सकते आप, मतलब इनको एक में नहीं लिख सकते। ये आई एम है, ये इज है, इसलिए यहां इज को लिखना कंपलसरी है। अगर इज नहीं लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एम है, यहाँ इज है, दोनों अलग अलग है। अगर हाँ, यहाँ भी अगर जैसे सपोज ही होता, सपोज यहाँ ही होता, ही इज, तो यहाँ इज होता, यहाँ इज होता, तब आप कह सकते थे कि ये वाला लिखना नहीं है, तब यहाँ आपका आपने इसको मेंशन कर दिया तो ठीक है, बट अगर दोनों अलग अलग हैं तो लिखना पड़ेगा। चलो अब मैं आ जाता हूं इस पर। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ ये दिया हुआ है, आप सीधा एग्जाम्पल ये समझेंगे। देखो क्या लिखा है, वही चीज, आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर 14। अब ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ एम, आई क्या लेता है, एम, और माई सिस्टर क्या लेगा, इज। तो इसलिए अगर ये और ये दोनों अलग हैं तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब देखो, राम इज 17 years old while Sam 15, ये देखो लिखा करेक्ट, क्यों? क्योंकि ये भी इज लेगा और ये भी इज लेगा, इसलिए उस यहीं से आप इसको रीड कर लेंगे। अब देखो, इन अ घासली एक्सीडेंट 6 persons were killed,
एंड 7 अदर्स इंजर्ड। अब क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल है, ये क्या ले रहा, वर। 7 अदर्स भी क्या लेता, वर लेता। तो इसलिए यहां वर को लिखना वो नहीं है कि आप यहां से वर को हटाएंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप पढ़ेंगे 6 पर्सन्स वर किल्ड एंड 7 अदर्स इंजर्ड, ये वर ऑटोमेटिक आप वहां पे रीड कर लेंगे। 3 वर किल्ड एंड मेनी इंजर्ड, ये भी करेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 के लिए भी वर लग रहा है, मेनी के लिए भी क्या लगेगा, वर। तो दोनों में वर वर है, इसलिए आप पहले पढ़ लोगे। आगे इसी तरह आप देख लो क्या है। 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 6 फेल्ड। तो हैव दोनों में कॉमन है, कहने का मतलब 10 के लिए भी हैव आएगा, 6 के लिए भी हैव आएगा, इसलिए ये सही है। अब देखो 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड। अब आप देखोगे 10 के लिए तो हैव आया, 1 के लिए क्या आता, हैज। जब इसके लिए हैव हो गया, इसके लिए हैज हो गया, दोनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो इसको भी लिखना कंपलसरी है, इसको भी लिखना, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे एक और, आप देखो एकदम क्लियर कर लो। 10 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 लेफ्ट। केवल सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, ध्यान देना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन। 10 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड, 10 अधिकारियों को निकाल दिया गया। 30 लेफ्ट। अब जरा ये वाक्य बनाइए, क्या 30 हैव लेफ्ट होगा कि 30 हैव बीन लेफ्ट। देखो निकाला जाना पैसिव था, निकाले गए और कुछ अपने से गए, तो यहां अपने से गए हैं, ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, 30 हैव लेफ्ट लिखना है। अब मुझे आप बताओ कि ये एक्टिव सेंटेंस हो गया जब, तो यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां हेल्पिंग वर्ब हैव है और यहां हेल्पिंग वर्ब क्या, हैव बीन। क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हुए, अलग है। केवल हैव ना देखो आप, यहां हैव है, यहां हैव बीन है, दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। तो इस हैव बीन को भी लिखना पड़ेगा, इस हैव को भी लिखना पड़ेगा। यहां हैव बीन और यहां हैव डालेंगे आप, तब जाकर ये आपका सही होगा, अदरवाइज ये गलत है। अभी ये गलत लिखा हुआ है, ये सही कैसे होगा। 10 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30, ये हटेगा, 30 हैव लेफ्ट ऑन दियर ओन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, अब ये भी चीज सेम है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल। अब की बार मेन वर्ब कॉमन ले लिया गया है। अब ध्यान देना, क्या इस हैज के लिए इस हैज का वर्ब दिया, नहीं दिया। इस हैज का वर्ब क्या पढ़ेंगे, टेक, और विल का वर्ब भी क्या पढ़ेंगे, टेक। अब की बार मेन वर्ब को कॉमन लिया गया है, कहने का मतलब हैज के बाद लिखा ना ही, हैज, नेवर लगा, मैं नेवर छोड़ दे रहा हूं फिलहाल, ही हैज एंड विल, ऐसे लिखा है, विल टेक। अब की आप समझना कि इसका मतलब इस टेक को ऐसे समझो आप, ऐसे, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब कॉमन ले ले रहे थे, इसमें मेन वर्ब उधर आपने कॉमन ले लिया है। अब आप पढ़ो, क्या हैज के बाद टेक लगेगा, नहीं, बोलेंगे नहीं सर ये गलत है, विल के साथ तो ठीक है, विल के साथ लगेगा, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन हैज के साथ अलग से क्या लगाना पड़ेगा, टेकन, क्योंकि हैज टेकन लेता और विल क्या लेता है, टेक लेता है। तो आपको दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। बात समझ गए होंगे। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब कॉमन ले लिया जाएगा, कॉमन मतलब दोनों में समान होगा, तो एक जगह लिख दो, बाद वाले में ना लिखो। कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब जोड़ा जाएगा और उसका मेन वर्ब एक ही होगा, ऐसे केसेस में चेक करना है
कि क्या दोनों का फॉर्म सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ही डज नॉट एंड विल नॉट। ऐसे, अरे ये ब्रेकेट तो मैंने ऐसे लगा दिया आपके सहूलियत के लिए, ऐसे लगा हुआ नहीं मिलेगा। ही डज नॉट एंड विल नॉट टेक ब्राइब, ब्राइब रिश्वत। तो वह क्या पढ़ेंगे आप, इस डज नॉट को किससे कनेक्ट करेंगे, टेक से। अब आप मैच कराओ कि क्या डज नॉट के बाद टेक सही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा, विल नॉट के बाद क्या आता है, ये भी टेक आता है। इसका मतलब उस टेक को आप वहीं लिखा पड़ा रहने दें, दोनों में आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, ही डज नॉट एंड विल नॉट टेक। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो आप पहले दोनों हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब लिख लोगे, तब मेन वर्ब लगा दोगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कभी कभी हेल्पिंग वर्ब एक ही रहता है, उसके लिए दो मेन वर्ब जुड़ जाते हैं, और कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब रहता है और उससे एक मेन वर्ब जुड़ता है। तो चीजें अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कभी कभी यहाँ जैसे देखो हेल्पिंग वर्ब दो है और मेन वर्ब एक है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब एक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब से दो मेन वर्ब कनेक्ट किया गया, अगर सेम तरीके से कनेक्ट होता है तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देख लेता हूं मैं और आगे का क्या है अभी, और मैं अभी आगे और आज नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे रोक रहा हूं। छोटा लेक्चर बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप अच्छे से कवर कर लेना, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और हम लोगों का थोड़ा उत्साह बढ़ता रहे। ओके, थैंक यू।